लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और अपन ने दो चार न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे कि 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, तो Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी सिस्टम में more than 2 charges है, if there are more than 2 charges, 3 or more than 3 charges in a system, और आपको बोला जाता है find the electric force on Q2, आपको बोला गया find the electric force on Q2, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि Q2 पर ही फोर्स लग रहा है, Q3 पर भी लगेगा, Q4 पर भी लगेगा, Q1 पर भी लगेगा। बोले तो सारे चार्ज एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2, तो आप बोलेंगे कि यार Q2 पर फोर्स मेरे को बताना है, तो 2 चार्ज सिस्टम में तो क्या होता था, Q2 पर केवल कौन फोर्स लगाता था, Q1 ही लगाता था। लेकिन 3 और मोर देन 3 चार्ज सिस्टम में क्या होगा, इस Q2 पर क्या होगा, Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, Q4 भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो इस Q2 पर रेस्ट अदर चार्जेस भी फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस Q2 पर जो नेट फोर्स ऑन Q2, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 क्या होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस ऑन दिस चार्ज Q2। तो भाई इस Q2 पर बाकी के सारे चार्ज क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इस Q2 पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन Q2 इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस ऑन दिस चार्ज Q2। मींस जो Q2 पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, Q3 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा और Q4 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, उन सबका वेक्टर सम। और इसी चीज को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आज डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, मैं ढंग से स्टेटमेंट बोल दूं तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेज if there are 3 or more than 3 charges, if there are 3 or more than 3 charges in a system, then net force on a charge is equal to the vector sum of electric forces due to all other charges on that charge। तो Q2 पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1 जो फोर्स अप्लाई करेगा, Q3 जो फोर्स अप्लाई करेगा और जो Q4 जो फोर्स अप्लाई करेगा, इन सबका क्या होगा, वेक्टर सम। देखा जाए तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन 11th में पढ़कर आ चुके हैं, 2-3 जगह पढ़कर आ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्सेस। तो आज ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस वजह से अपन इसको क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्स जो 11 में आपने पढ़ा था, तो क्या बोला था, इफ देयर आर 2 or more than 2 forces acting on the body, then the net force is equal to the vector sum of all the forces acting on that body। तो आज भी यही है। तो इस Q2 पर क्या होगा, Q1 Q3 और Q4 तीनों फोर्स लगाएंगे, तो Q2 पर जो फोर्स होगा, इन तीनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका क्या होगा, वेक्टर सम। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर 3 या 3 से ज्यादा चार्जेस हैं, तो किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा, रेस्ट अदर चार्ज बाकी की जो दूसरे चार्जेस है उनकी वजह से उस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा, उन सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। बस अब आपको वेक्टर सम करना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं
कि जैसे मैंने बोला कि Q2 पर फोर्स, इसका ये मीनिंग नहीं है कि Q3 पर नहीं लग रहा, Q4 पर नहीं लग रहा, Q1 पर नहीं लग रहा, सब पर लग रहा है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2, तो भैया आपको फोर्स किस पे बताना है? Q2 पर। तो आपको Q2 पर फोर्स बताने के मार्क्स मिलेंगे, Q3 पर फोर्स बताने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फोर्सेस तो बाकी ज्यादा चार्जेस पे भी लग रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि पूछा किस पर गया है। तो मैं भी थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेट अस सपोज किसी सिस्टम में 4 चार्जेस है, Q1 माइनस Q2 Q3 और Q4। अब मेरे से बोला गया फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q3। Q2 पर भी बोल सकते हैं, Q4 भी बोल सकते हैं, Q1 पर भी बोल सकते हैं। अब मैंने जानबूझ के Q2 की जगह Q3 ले लिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है। तो मेरे को बोला गया फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q3, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन Q3 पर जाएगा और मैं बोलूंगा कि Q3 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q4 लगाएगा। तो ये बाकी अदर चार्जेस Q3 पर फोर्स लगाएंगे। तो मैं क्या करूं, इन चार्जेस की वजह से Q3 पर जो लगने वाला फोर्स है उसको फाइंड आउट कर लूं, फिर सबका क्या कर दूंगा? वेक्टर सम कर दूंगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, मैं क्या करूंगा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आएगा भैया? डायरेक्शन भी आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड आउट करूंगा और डायरेक्शन को डायग्राम में शो करूंगा। तो अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 क्या होगा? कि Q1 बोले तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाई बाय Q2 बोले तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर फोर्स लग रहा है अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की डिस्टेंस देखिएगा, लेट इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R13, तो R13 स्क्वायर। लेकिन ये तो केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन नहीं आया। तो जैसा मैंने बोला कि मैं इधर मैग्नीट्यूड शो करूंगा और इधर क्या शो करूंगा? डायरेक्शन शो करूंगा। तो डायरेक्शन पर आते हैं। अभी ये सारे के सारे पॉइंट चार्जेस हैं, और जब सारे के सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डायरेक्शन, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच की फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको शो करनी है तो आपको कूलॉम्स लॉ की फोर्थ लाइन याद आएगी। और वो फोर्थ लाइन क्या होती है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो कौन सी लाइन पर रहता है? उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो मैंने इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। मैं शुरू से बोलता हूं, पेन का टिप आप वहां पर रखेंगे जिस पर आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो पेन का टिप मैं कहां पर रखूं? Q3 पर, क्योंकि फोर्स Q3 पर बताना है तो पेन का टिप मैंने यहां रख दिया। Q1 की वजह से बताना है तो लाइक चार्ज है, क्या लाइक चार्जेस है। तो Q1 Q3 को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब दूर भेज देगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू माइनस Q2। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू माइनस Q2 क्या होगा? कि Q1 बोले तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कौन लगा रहा है? माइनस Q2, तो उसका मैग्नीट्यूड Q2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय Q2 बोले तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर फोर्स लग रहा है अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी भैया? R23। ये तो केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा? जो फोर्स होगा वो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी पर एक्ट करेगा। तो मैंने इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब पेन का टिप कहां रखूं फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए? उस चार्ज पर रखूंगा जिस पर मेरे को फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। बच्चे मेरे इस लाइन को सोचते हैं कि यार ये सब क्या लाइन बोलती है, कोई लाइन हुई क्या? तो बच्चे पता लगता है फोर्स Q2 पर ड्रॉ कर देंगे, फोर्स Q1 पर ड्रॉ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भैया कि Q1 Q3 पर लगा रहा है तो Q3 भी Q1 पर लगाएगा। तो नो डाउट Q1 पर भी फोर्स लगेगा, नो डाउट Q2 पर भी लगेगा, लेकिन मार्क्स आपको Q3 पर फोर्स बताने के मिलेंगे, Q1 और Q2 पर फोर्स बताने के नहीं मिलेंगे। Q1 की वजह से Q3 पर जो फोर्स लगेगा और Q3 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगेगा
वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो जब वेक्टर सम करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप मेरी इस लाइन का ध्यान रखना। पेन का टिप उस चार्ज पर जिस पर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो -q2 के कारण +q3 पर बताना है। तो लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज, कौन से बताए, अनलाइक चार्ज। तो -q2 q3 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बोले तो अपने पास बुलाएगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं फोर्स ऑन q3 ड्यू टू q4। तो फोर्स ऑन q3 ड्यू टू q4 क्या होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 k q1 बोले तो वो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो फोर्स लगा रहा है, मल्टीप्लाई बाय q2 बोले तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर फोर्स लग रहा है, अपॉन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लेट अस सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r3 4। ये तो फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन के लिए बोलो तो अगेन क्या करेंगे, पेन का टिप उस चार्ज पर रखेंगे जिस पर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, किसकी वजह से बतानी है, आपकी बात q4 की वजह से बतानी है। तो देखो लाइक चार्ज है कि अनलाइक, तो क्या है, लाइक चार्ज। तो q4 q3 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो अपने पास बुलाएगा कि दूर भेजेगा। तो फोर्स क्या होगा, अवे फ्रॉम द q4। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। तो भैया इस q3 पर q1 ने लगाया, -q2 ने लगाया, q4 ने लगाया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ superposition for electric force, net force acting on q3 क्या हो जाएगा, will be the vector sum of electric force due to all other charges on that charge। तो किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो अदर चार्जेस की वजह से उस पर लगने वाले नेट फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो भैया अब आपको इस चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको इन सबका क्या आना चाहिए, वेक्टर सम करना आना चाहिए। वेक्टर सम करने के 3 मेथड अपन 11 में पढ़कर आते हैं, वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड, लेकिन वो केवल 2 को ही ऐड करने के लिए, वेक्टर एडिशन बाय मैथमेटिकल मेथड, लेकिन वो केवल 2 को ही ऐड करने के लिए यूज होता है। एक होता है वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड, वो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ के थ्रू ऐड करना थोड़ा सा टफ जॉब होता है, क्योंकि वहां एंगल सब कुछ देखना पड़ेगा, डायरेक्शन प्रॉपर वे में देखनी पड़ेगी। और एक और अपने मेथड पढ़ा था फॉर वेक्टर एडिशन, और वो था वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड, रिजोल्यूशन मेथड। और कंपोनेंट मेथड, रिजोल्यूशन मेथड क्या बोलता है कि जब भी आपको 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो इनको ऐड करने से पहले इनको क्या कर लो, तोड़ लो, रिजोल्व कर लो, रिजोल्व का मतलब तोड़ लो, ब्रेक कर लो इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और 3 डायमेंशनल है तो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और फिर इनको तोड़कर इनको वापस जोड़ दो, मींस इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक्सप्रेस कर दीजिए और यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। अपने आप आपको नेट फोर्स, नेट वेक्टर आपको पता लग जाएगा। तो अब अपन इस पर बस थोड़े से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। वैसे ये न्यूमेरिकल अपन ने 11 में भी किए थे, जो मैं कराने जा रहा हूँ, और वो कहाँ किए थे, को बता सकता है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था वहां किए थे। लेकिन बस वहां भी हमें डिफरेंस क्या था, वहां पर भी 2 और मोर देन 2 बॉडीज थी, बोले तो एक सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट मासेस थे, फिर आपको किसी पॉइंट मास पर किसी बॉडी पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना था। तो वहां पर भी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ऑल अदर मासेस, ऑल अदर बॉडीज ऑन दैट बॉडी। लेकिन बस वहां एक डिफरेंस और यहाँ में एक डिफरेंस है कि वहां सारा फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो अट्रैक्टिव नेचर का होता था, लेकिन यहाँ अट्रैक्टिव होने के साथ साथ रिपल्सिव नेचर का भी है।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अपन लोग। तो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अभी अपन। सिस्टम में 3 चार्जेस है और तीनों चार्ज एक ही लाइन पर है, तो सिस्टम ऑफ 3 चार्ज है और तीनों के तीनों चार्ज एक ही लाइन पर है। ये 3 चार्ज सिस्टम है और तीनों चार्ज 1 माइक्रोकूलम के और एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब आपको बोला गया फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज प्लस एट सी, बोले तो सी पर जो रखा चार्ज इस पर फोर्स बताना है। तो मेरा टारगेट इस पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फोर्स बी पर नहीं लग रहा, फोर्स ए पर नहीं लग रहा है, लेकिन मार्क्स क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया सी पर, तो मेरे को मार्क्स भी सी पर बताने के ही मिलेंगे। तो मेरा कहना क्या होता है, इस चार्ज पर फोर्स बताना है, तो सोचो इस पर चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, बी भी लगाएगा, ए भी लगाएगा, तो 1 बाय 1 करके निकाल लें। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा, इसको F1 बोल देता हूं, चलो क्या होगा K का वैल्यू 9 10 टू द पावर 9, Q1 बोले तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो फोर्स लगा रहा है इनटू Q2 उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर फोर्स लग रहा है, माइक्रोकूलम है ना, तो माइक्रो मींस 10 टू द पावर -6 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर, तो कितना हो गया 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, तो F1 इक्वल टू कितना हो गया 9 10 टू द पावर -3 अपॉन 4 न्यूटन। ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन के लिए बात करूंगा तो पेन का टिप कहां रख दूंगा, सी पर रख दूंगा, क्योंकि फोर्स किस पे बताना है, सी पर। तो ए की वजह से सी पर फोर्स बताना है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इसी लाइन पर होगा जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। पेन का टिप सी पर रखा, ए और सी लाइक चार्ज के लाइक चार्ज ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, धक्का मार देगा। तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अवे फ्रॉम ए, और मैं यू भी बोल सकता हूं कौन से डायरेक्शन में, ए से सी की तरफ लगेगा, ए से सी की तरफ लगेगा। अब बात करते फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा F2 इक्वल टू 9 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये तो केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें तो पेन का टिप सी पर रख दिया, बी सी को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, तो ये F2 वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। क्लियर। तो भैया इस सी पर कितने फोर्स लगे, 2 फोर्स लगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलेगा, इस पर जो नेट फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम। तो नेट फोर्स ऑन सी क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। वैसे तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, F1 और F2 सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो नेट जो फोर्स आएगा, जो नेट वेक्टर आएगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। लेकिन मैं इसको तो भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। F1 और F2 का डायरेक्शन सेम है, तो मैं ऐसा करता हूं, इस डायरेक्शन के लिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इस डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ले लेता हूं I1 I के।
तो F1 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/4 10⁻³ न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड था, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करूंगा I के। ठीक है, सिमिलरली F2 वेक्टर क्या होगा, F2 वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो कितना होगा 9 10⁻³ और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ, F2 का डायरेक्शन I की तरफ ही, तो मजा आ गया। तो फोर्स ऑन C कितना होगा 9/4 10⁻³ I प्लस 9 10⁻³ I। तो मेरे हिसाब से 9 और 10⁻³ I तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/4 और यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/4। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45/4 10⁻³ I। तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया कि C पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इस I कैप से पता लग जाएगा अरे इसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। तो जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में चल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड, आपकी बार भी अगेन 3 चार्ज सिस्टम है। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। ये नेगेटिव है, चलो इसको नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये A, ये B और C। अब की बार आपको बताना है नेट फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 1 मीटर, बिटवीन B एंड C 1 मीटर। तो अब आपका टारगेट क्या है, फोर्स बताना है ऑन -2 माइक्रोकूलम। तो चलिए मैं डायग्राम वापस नया बना लेता हूं। ये 1 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है और ये 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर। अब मेरे को बताना है फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन कहा जाएगा -2 माइक्रोकूलम पे। -2 माइक्रोकूलम पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, 1 माइक्रोकूलम भी लगेगा, 3 माइक्रोकूलम भी लगेगा। तो 1 बाय 1 करके निकाल लें। तो फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम क्या होगा, F1 इक्वल टू K Q1 Q2 माइनस में भी है तो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं किस में लिखूंगा, प्लस में। माइनस का इफेक्ट कहां जाएगा, डायरेक्शन में, अपॉन R स्क्वायर। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 10⁻³ न्यूटन। क्लियर, ये तो केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन के लिए क्या करो, पेन का टिप उस चार्ज पर रख दो जिस पे फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। किसकी वजह से बतानी है, 1 की वजह से बतानी है। अनलाइक चार्जेस है तो 1 -2 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स जो आएगा वो किधर की तरफ आएगा, टुवर्ड्स 1 माइक्रोकूलम। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब बात करते हैं फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा भैया, F2 इक्वल टू K
Q1 बोले तो वो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, मल्टीप्लाई बाय Q2 बोले तो वो चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन चार्ज माइनस में भी तो भी प्लस में लिखा है, अपॉन आर स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 654 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन की बात करें तो पेन का टिप उस चार्ज पर जो फोर्स, जिस पर फोर्स देखना है, किसकी वजह से देखना है आपकी बात 3 की वजह से। तो देखो 3 और -2 अनलाइक चार्ज, तो 3 क्या करेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये F2 का डायरेक्शन हो गया। तो अब अगर मेरे को नेट फोर्स देखना है, नेट फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलेगा कि नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम क्या होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस ऑन दैट चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेगा कि इस 2 माइक्रोकूलम पर जो नेट फोर्स होगा अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम। तो यहाँ वेक्टर सम करना पड़ेगा, बोले तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी शो करना पड़ेगा। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि अभी भी दोनों एक ही लाइन पर है, और जब दोनों एक ही लाइन पर है तो इन दोनों का डायरेक्शन शो करने के लिए मैं केवल एक ही यूनिट वेक्टर से काम चला सकता हूं। तो मैंने इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया IK। तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, ये रहा 18 10 टू द पावर -3 न्यूटन। लेकिन F1 वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ है, IK के अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां का लिख दूंगा -IK। और F2 वेक्टर की बात करेंगे तो F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहां गया, ये रहा 54 10 टू द पावर -3 न्यूटन है। और इसका जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, अरे ये तो IK की तरफ ही है, तो IK मेरे हिसाब से 10 टू द पावर -3 कॉमन आ गया, IK भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ -18 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 54। 18 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा भैया लोगों, 36। क्या बचेगा, 36 बचेगा। तो 36 10 टू द पावर -3 क्या आ गया, IK। तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड हुआ, और ये क्या होगी, डायरेक्शन। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो IK के डायरेक्शन में होगा। तो नो डाउट जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इन्होंने पढ़ा था कि जब आप उनका वेक्टर सम करने जाते हो तो जो नेट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। आप देखिएगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के इक्वल आया। 54 10 टू द पावर -3 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 18 10 टू द पावर -3। और जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, F2 का ज्यादा था। तो नेट फोर्स किधर की तरफ आ गया भैया, F2 की ही ओर आ गया। तो ये बात हुई कि जब, चलो एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब की बार ये 3 चार्ज है आपके पास, 1 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। ये तीनों के तीनों चार्ज अब की बात एक लाइन में सिचुएटेड नहीं है, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स पर सिचुएटेड है। और ट्राइंगल भी कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब आपसे बोला गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज C। तो आपको क्या करना है, C पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो आपका सारा कंसंट्रेशन कहां जाएगा, C पर। और सारा कंसंट्रेशन C पे जाएगा तो पता लगेगा C पर कौन कौन फोर्स लगाता है। C पर A भी लगा रहा है और B पर भी लगा रहा है। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, बच्चों की तरह काम नहीं करेंगे कि भाई फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे
क्योंकि अपन को पता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपन एयर और वैक्यूम लेके चलते हैं अभी यहाँ पर, तो K का वैल्यू तो 9 10 टू द पावर 9 है। अब आप थोड़ा समझिएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A देखना है, तो Q1 क्या आएगा 1 माइक्रो कूलम, Q2 क्या आएगा 1 माइक्रो कूलम, R की वैल्यू कितनी आएगी 1 मीटर। फोर्स ऑन C ड्यू टू B देखना है, तो Q1 अगेन 1 माइक्रो कूलम आएगा, माइनस में भी है तो भी प्लस में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की दे दो। Q2 भी 1 आएगा और R भी 1 माइक्रो कूलम आएगा Q2, और R कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं C पर A की वजह से फोर्स देखता हूं, C पर B की वजह से फोर्स देखता हूं, तो Q1 और Q2 और R दोनों ही केस में क्या रहता है सेम। इसका मतलब A C पर जितना फोर्स लगेगा B भी C पर उतना ही फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो कि यार ये पता नहीं भगवान ने क्या बोल रहे हैं, बाउंस से जा रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू है, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना आएगा K Q1 बोले तो वो चार्ज जो फोर्स लगाता है कितना आएगा, दोनों ही केस में Q1 कितना आएगा, A की वजह से C पर देखो कि B की वजह से C पर देखो, दोनों ही केस में Q1 कितना आएगा 1 माइक्रो कूलम, और दोनों ही केस में Q2 कितना आएगा 1 माइक्रो कूलम, और दोनों ही केस में डिस्टेंस A का भी C से डिस्टेंस 1, B का भी C से डिस्टेंस 1। इसका मतलब A और C की वजह से जो B, A और B की वजह से जो C पर फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम। ये तो बात है मैग्नीट्यूड के बारे में। अब थोड़ी सी बात डायरेक्शन की भी कर लेते हैं। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू है, चलो नया डायग्राम बना लेते हैं अपन, चलिए नया डायग्राम बना लेते हैं। तो ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, यहाँ 1 माइक्रो कूलम है, यहाँ पर भी 1 माइक्रो कूलम है, और यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, अब डायरेक्शन देखते हैं। A की वजह से C पर फोर्स देखना है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक्ट अलोंग द लाइन जोइनिंग द चार्जेस, दोनों को जो लाइन जोइन करती है उस पर होगा। पेन का टिप C पे रखूंगा, दोनों लाइक चार्जेस है, तो AC को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A इस डायरेक्शन में चला गया। B की वजह से C पर फोर्स देखना है, तो अगेन लाइन जोइनिंग द चार्जेस, पेन का टिप का रख दो C पर। B और C देखो लाइक है कि अनलाइक, क्या है अनलाइक है, तो B क्या करेगा, C को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑन C ड्यू टू B हो गया। क्लियर, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, डायरेक्शन अपन ने फाइंड आउट कर ली। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स ऑन C क्या होगा, नेट फोर्स ऑन C क्या होगा, विल बी द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू A एंड B ऑन C। तो C पर जो नेट फोर्स आएगा, A और B जो फोर्स लगाएंगे उन दोनों का वेक्टर सम आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी किस्मत खराब हो गई। क्यों खराब हो गई, क्योंकि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक लाइन पे नहीं है, ना तो सेम डायरेक्शन है, नहीं अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंपोनेंट मेथड। मैं चाहूं तो यहां पर मैं वेक्टर एडिशन बाय मैथमेटिकली वो भी कर सकता हूं, क्योंकि वो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर मैं वो जनरल फॉर्म यूज करना चाह रहा हूं, जो हर तरह के एडिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। कि मींस जब 2 को 3 को 4 को 50 को ऐड करना रहे तब भी वो एप्लीकेबल हो। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करने के लिए इनको तोड़ दूंगा, इनको रिजॉल्व कर दूंगा इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब म्यूचुअली मैं क्यों कर रहा हूं वो अपन 11 में देख चुके हैं क्यों करते हैं, या थोड़ी देर बाद एक आइडिया दे दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल मैं बोलूंगा इन दोनों को ऐड करने के लिए पहले तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे भी कैसे, इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नो डाउट किसी भी वेक्टर को जब मैं तोड़ूंगा तो उसके टुकड़े भी वेक्टर होंगे। तो थोड़ा सा मैं तोड़ना सिखा देता हूं, वैसे अपन 11 में सीख कर आ रहे हैं।
बोले तो किसी भी वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे और उनकी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसका एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। वैसे 11 में अपन देख चुके हैं। लेट अस सपोज ये वेक्टर है और आपसे बोला गया रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके इनिशियल पॉइंट से, वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइंस या दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके फाइनल पॉइंट से उन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस पर क्या कर देते हैं, इसके फाइनल पॉइंट से इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस पर मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो इसके फाइनल पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो इस वेक्टर को जब मैं दो टुकड़ों में तोड़ूंगा तो वो दो टुकड़े कौन कौन से आएंगे, वेक्टर्स के पीसेस भी वेक्टर होंगे, वेक्टर के टुकड़े भी वेक्टर होंगे। तो इस वेक्टर का इस वाले डायरेक्शन में जो टुकड़ा आएगा वो कैसे आएगा, वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया, यहां से यहां तक एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो एरो होगा वो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में पीस या कंपोनेंट होगा। नो डाउट वेक्टर का टुकड़ा भी वेक्टर होगा और वेक्टर का टुकड़ा भी वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, इस एरो की लेंथ, और डायरेक्शन कहां से आएगी, इस एरो हेड से। दूसरा जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, अगेन वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट है इसकी तरफ एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसका दूसरा टुकड़ा होगा और इसका जो लेंथ है वो इस टुकड़े का मैग्नीट्यूड देगा और एरो हेड इस टुकड़े की डायरेक्शन देगी। तो कुल मिलाकर मैंने इस ए वेक्टर को तोड़ा तो ये दो टुकड़े हैं, एक तो ये और एक ये। इन दोनों टुकड़ों को इस ए वेक्टर के क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। मींस क्योंकि ये ए वेक्टर इन दोनों से मिलकर बना, ए वेक्टर के टुकड़े करने वाला ए वेक्टर के किससे मिलकर बना, तो ए वेक्टर इन दोनों से मिलकर बना है। बोले तो इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो वापस मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। वापस मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। अब अगर मेरे को इस ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वैल्यू बतानी, तो इस ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, a cos थीटा, और इस ए वेक्टर का इस वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, a sin थीटा। गौर फरमाइएगा, मैंने ए वेक्टर का इस वाले डायरेक्शन से एंगल देखा है थीटा। तो जब मैं किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन से एंगल देखूंगा थीटा, तो इस वेक्टर का जिस डायरेक्शन से, जिस लाइन से आपने एंगल देखा है, कंसीडर किया है, उस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, a sin थीटा। अब अगर आप में से कोई बोलता है कि सर आपने x से या इस वाली लाइन से क्यों देखा, इस वाली लाइन से एंगल देखते तो नो डाउट, लेट अस सपोज ये एंगल कितना है 5, नो डाउट ये 60 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, दोनों एंगल सेम नहीं होंगे। तो लेट अस सपोज ये एंगल कितना है 5। तो अब a वेक्टर का मैं इस वाली डायरेक्शन से एंगल देख रहा हूं तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा a cos फाइव और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा a sin फाइव। गजब की बात क्या है कि आप a cos थीटा a sin की फाइव की वैल्यू निकालना सेम आएगी, a cos फाइव a sin थीटा की वैल्यू निकालना सेम आएगी। इसका मतलब एंगल चाहे मैं किसी से भी देखूं, चाहे इस वाली लाइन से देखूं चाहे इस वाली लाइन से देखूं, पीसेस की जो वैल्यू आएगी, कंपोनेंट की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। a cos थीटा और a sin थीटा सेम होंगे और a sin फाइव सेम होंगे, सिमिलरली a cos फाइव और a sin थीटा भी क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन मेरी हैबिट क्या है, मैं बोलता हूं आप एंगल एक ही देखो, दोनों मत देखो। अगर आपने ये वाला एंगल कंसीडर किया है तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos फाइव और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a sin फाइव। और अगर आपने ये वाला एंगल कंसीडर किया है तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा a cos थीटा और इधर कंपोनेंट आ जाएगा a sin थीटा। बोले तो जिस डायरेक्शन से एंगल देखा है उसकी तरफ कंपोनेंट cos वाला और उसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट sin वाला। तो बैक टू द पेविलियन आ जाते हैं। तो f1 वेक्टर और f2 वेक्टर को रिजॉल्व करना है इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने x एक्सिस बोल दिया,
और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ कर दी जिसको मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, इस F1 वेक्टर और इस F2 वेक्टर को तोड़ूंगा इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सबसे पहले इस F1 वेक्टर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो F1 वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से मिलेंगे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी। अब F1 वेक्टर के फाइनल पॉइंट से क्या करते हैं, इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस बोले तो x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो भैया वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आएगा, इसकी तरफ एक एरो ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ F1 वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, कंपोनेंट बोले तो टुकड़ा। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ F1 वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया, इसकी तरफ क्या कर देंगे, एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस F1 वेक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग y डायरेक्शन। तो मैंने बोला कि F1 वेक्टर इन दोनों से मिलकर बना है, ये दोनों F1 वेक्टर के कंपोनेंट है, और जब ये दोनों F1 वेक्टर के कंपोनेंट है तो F1 वेक्टर को अपन क्या राइट कर सकते हैं, F1x वेक्टर प्लस F1y वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर अपन इस F1x वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड देखें, डायरेक्शन तो देखो दिखी x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड देखें तो मेरे को देखना पड़ेगा कि F1 वेक्टर x या y के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया तो इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो पता लगा F1 वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, F1 वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60। तो इस F1 वेक्टर का x एक्स की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, इस F1 वेक्टर का x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, F1 cos 60 डिग्री। ये तो मेरे इस F1x वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ है, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी, आपका कोई भी वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल फॉर्म करता है उसकी तरफ कंपोनेंट कौन सा वाला लेता है, cos वाला। तो ये इस वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन पॉजिटिव x की तरफ है तो I के। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F1y वेक्टर, बोले तो F1 का जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो भैया x से एंगल फॉर्म कर रहा था 60, तो x की तरफ तो कंपोनेंट चल गया cos 60, y की तरफ कंपोनेंट क्या जाएगा, sin 60। और पता लगा इस वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ है, नेगेटिव x। तो y की डायरेक्शन शो करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, jk। तो नेगेटिव x है तो क्या आ जाएगा, माइनस jk। क्लियर। तो F1 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 की वैल्यू कितनी, 9 10 टू द पावर -3, cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 9/2, 10 टू द पावर -3, I के माइनस आ गया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, F1 की वैल्यू ये आएगी, तो sin 60 हो गया √3/2, और ये F1 की वैल्यू आ गई j। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ F1 वेक्टर, या ये बोलना चाहिए F1 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब चलो इस F2 वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, F2x वेक्टर प्लस F2y वेक्टर। तो पता लगा, क्या पता लगा, अरे F2 तो x की तरफ ही, x के अलोंग ही, नेगेटिव x में, लेकिन है तो x में ही। और जब भी अपन किसी वेक्टर का खुद की डायरेक्शन के खुद के अलोंग कंपोनेंट ले रहे हैं, F2 का x के अलोंग कंपोनेंट लेने का नाम, F2 चूंकि x की तरफ ही है तो इसका x की तरफ ही कंपोनेंट ले रहे हैं, तो किसी भी वेक्टर का खुद के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, सेम टू सेम। तो F2x वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, F2 का F2 बोले तो इस F2 को तोड़ा तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट तो क्या आ गया, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, और
y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। तो जब किसी वेक्टर को अपन तोड़ने जाते हैं, एक तो जैसे ये वेक्टर है, इसको तोड़ने गया इसी डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में तो कंपोनेंट पूरा का पूरा आएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा 0। तो अपन लोगों ने 11 में बोला हुआ है कि किसी भी वेक्टर का खुद की डायरेक्शन में कंपोनेंट तो एज इट इज पूरा का पूरा आएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा 0। यही वजह है कि जब हम किसी वेक्टर को तोड़ते हैं तो हमेशा दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ने का मतलब क्या हुआ, इस F1 को जब मैंने तोड़ा कि ये दो टुकड़े हैं, अब इसके टुकड़े ये दो है तो ये भी वेक्टर, लेकिन जब मैं इस F1y का x की तरफ कंपोनेंट देखूंगा तो 0 आएगा और इस F1x का y की तरफ कंपोनेंट देखूंगा तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। तो जब मैंने इसको इन दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ा तो उसका फायदा क्या मिलेगा कि जब मैं x की बात करूंगा मैं केवल इस F1x को देखूंगा, F1y का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और जब इधर की बात करूंगा तो F1y को देखूंगा, इस F1x का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ तो मेरी किस्मत बहुत बढ़िया थी कि जब मैं F2 को तोड़ने गया तो F2 को तोड़ा किधर, एक तो F2 के अलोंग ही तोड़ा और एक F2 के परपेंडिकुलर तोड़ा, तो खुद के अलोंग तो कंपोनेंट क्या आएगा सेम टू सेम और खुद के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा भैया 0 आएगा। तो F2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, F2 कहां गया बोला -9 × 10⁻³ न्यूटन IK। तो नेट फोर्स F वेक्टर इक्वल टू क्या था, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को मैंने रिजोल्व कर दिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में राइट कर दिए, बोले तो तोड़ के लिख दिए। F2 वेक्टर के दो टुकड़े ये रहे, सॉरी F1 वेक्टर के दो टुकड़े ये रहे और F2 को तोड़ने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसका दूसरा टुकड़ा कितना आ गया 0 आ गया, टूट नहीं पाया वो। तो F1 तो कितना रहा ये 9 × 10⁻³ IK, 9√3/2 10⁻³ JK, और F2 वेक्टर कहां गया, ये रहा -9 10⁻³ IK। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 9 10⁻³ IK, 9 10⁻³ IK, क्या बचा, यहाँ तो बचेगा 1/2 और यहाँ क्या बचेगा -1। तो 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद -1/2 आएगा, तो -1/2 9 10⁻³ IK के तो मैंने कॉमन लिया था, -9/√3/2 10⁻³ JK। तो ये मेरा नेट फोर्स आ गया ऑन दिस चार्ट C। अब अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मेरे को पता है कि मेरा वेक्टर फोर्स, एक ही बात है, मेरा वेक्टर गिवन है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि आप लोगों ने शायद देखा होगा A वेक्टर इक्वल टू AXIK प्लस AYJK होता है, तो A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है, अंडर रूट AX² प्लस AY²। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर। ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं, आप खुद सॉल्व करके मेरे को बताएंगे घर पे कि उनके आंसर्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, अगेन तीन चार्जेस है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे सिचुएटेड है।
1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। इक्विलैटरल ट्रायंगल है भैया, सारी जो साइड्स है वो सेम लेंथ की है। अब मैं क्या करता हूं, इसके एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से परपेंडिकुलर साइड पर इससे अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस वर्टेक्स की भी अपोजिट साइड से पर मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जहां पर ये तीनों परपेंडिकुलर आकर इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, एक अनदर चार्ज 1 माइक्रोकूलम और प्लेस कर दिया। तो यू हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज placed at point O, जो O पर रखा है उस पर चार्ज बताना है, सॉरी फोर्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्क्वायर है, whose each side is 1 मीटर, और मैंने क्या करा, इस स्क्वायर के वर्टेक्स पर 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम के चार्ज प्लेस कर दिए। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी। तो ये दो क्वेश्चन आपको घर पे सोल्व करना है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके फोन करके पूछ सकते हैं किसी भी चीज में, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने आपके मार्गदर्शन ऐप पे आपके अपलोड कर दिए हैं, तो आप नोट्स भी रीड आउट कर लीजिए, और नोट्स से आप खुद अपने नोट्स बनाएं। क्लियर, और उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप उन सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में लगता है, कल आगे स्टार्ट करें।